तो चूहे का भी दर्जा अगर दिया जाए तो शायद वो भी कहीं ना कहीं एग्जैजरेशन होगा। लेकिन मेरी नजरों में जिस तरह से हर दिशा में इन्होंने एक आक्रमणात्मक रवैया अपना लिया है, मीडिया के खिलाफ, जनवादी आंदोलनों के खिलाफ, जो विपक्षी दल हैं उनके खिलाफ, ये एक सच्चाई दर्शाता हमारे लिए। और ये बहुत जरूरी है समझना कि ये सच्चाई है क्या। ये लोग जो सत्ता में हैं ये हिले हुए हैं, बात करते हैं 370, 400। आज मैंने इश्तिहार देखा कि अब की बार 450, मतलब कि लोग कहते हैं कि शायद 700, 800 में लेके आए। उम्मीद रख सकते हैं ये लोग। लेकिन तमाम ये जो इनका ऐलान है, तमाम जो इनका एक तरह से जो क्लेम ये लोग दे रहे हैं, ये लोगों को डराने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए और भ्रम फैलाने की कोशिश में है कि हम इतने ताकतवर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग कुछ भी नहीं हो। और आज का ये मीटिंग भले ही छोटी एक सभा हो, छोटे कमरे में हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से पत्रकार समूह इन आक्रमणों का सामना कर रहा है, और मैं देख रहा हूं पिछले 1-2 साल से जो एक नई ऊर्जा आई है, न सिर्फ डीयूजे तो एक लंबे अरसे से खड़ा रहा है पत्रकारों के अधिकारों के पक्ष में, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया भी अपना रोल निभा रहा है, लेकिन लगता है देश के हर कोने में पत्रकार, जो प्रेस क्लब है, सब ने अपने आप को एक्टिवेट किया है। क्योंकि जो हकीकत हमारे सामने वो ये कि पूरी तरह से मीडिया फ्रीडम को कुचलने की कोशिश जारी है। कहीं गिरफ्तारियों का सिलसिला, हमारे कॉमरेड प्रबीर प्रकाश, शायद उनका 7वां महीना अब जेल में शुरू हो रहा है। जब इनकी गिरफ्तारी हुई अक्टूबर में, शायद बहुत से लोगों ने समझा होगा कि चंद दिनों की बात है, चंद हफ्तों की बात है, लेकिन शासकों का जो मानसिकता है उनका, वो तो चाहते हैं कि भाई जितना लंबा इस दौर को खींचा जाए वो करेंगे। कश्मीर में देखा कि आसिफ सुल्तान 5 साल के जो है जेल, मतलब जो यूएपीए के तहत उनको बंद किया गया है, रिहाई के 1 दिन बाद किसी दूसरे कानून के तहत उसको बंद कर दिया गया। सिद्दीक कप्पन जो है 2-2.5 साल वो बंद रहे। और भी हमारे पत्रकार साथी हैं जो प्रेशर, हरासमेंट, जेल इसका सामना कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक बहुत ही खतरनाक प्रयास सरकार का अभी चल रहा है मीडिया को दबाने के लिए, वो ये कि सेंसरशिप, कंटेंट को इंटरनेट से गायब कराना। कैरावान मैगजीन ने दिसंबर में जम्मू कश्मीर में आर्मी के एक इंसिडेंट का एक लंबा, शायद 8-10 हजार लफ्जों का आर्टिकल छापा। उसमें उस तरह से कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि दिसंबर में हर मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया, किस तरह से पूंछ इलाके में नौजवानों को बहुत बर्बरता के साथ टॉर्चर करके उनका कत्ल किया गया। और उस इंसिडेंट की सच्चाई उसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि देश के जो रक्षा मंत्री है वो स्वयं वहां जाके उन्होंने लोगों से माफी मांगी। लेकिन जब कैरावान मैगजीन ने इस आर्टिकल को छापा, क्योंकि जिस बारीकी से वो सब्जेक्ट में गए, शायद सरकार को लगा कि ये तो बहुत खतरनाक है। हिंदुस्तान का कोई कानून नहीं है जो आज तक जिसके तहत उस मैगजीन को आप बैन कर सकते हो। मैगजीन आज भी अगर आप दुकान में जाएं, वो मैगजीन आप खरीद सकते हो, लेकिन आईटी एक्ट का गलत तरीके से इस्तेमाल करके कैरावान मैगजीन को बताया गया कि आप 24 घंटे के अंदर उस आर्टिकल को उतारिए। हमने एक सॉलिडारिटी के तौर पे उस आर्टिकल के 800, 1000, 1200 लफ्ज रिप्रोड्यूस किए, हमने लिंक दिया, क्योंकि इंटरनेट सारी दुनिया में फैला हुआ है। आपने हिंदुस्तान में तो हटा दिया, लेकिन उसका लिंक तो अलग अलग जगहों में मौजूद है, तो लिंक भी हमने दिया। तो अभी लेटेस्ट खबर यह है कि नोटिस हमको भी मिला। हमारी गैर हाजिरी में एक सुनवाई भी जो है मंत्रालय ने कराया, और हमको भी आदेश मिला कि आप 24 घंटे के अंदर इसको हटा दीजिए। अगर आप नहीं करते तो आपके पूरी वेबसाइट को हम बंद कर देंगे। तो क्योंकि ये कानूनी आदेश है एक तरह से, और कोर्ट में इसकी लड़ाई होगी, तो हमको कोई ऑप्शन नहीं था, वो हटवा तो दिया हमने, लेकिन जम के हम कोर्ट में लड़ाई करेंगे और जनता की अदालत में भी इस बात को उठाएंगे कि देखिए ये सरकार जो है
सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती है, कानूनों का दुरुपयोग करके लोगों के आंखों में पट्टी बांध रही है, और जो लोग सच्चाई छापने की कोशिश कर रहे हैं, जो हकीकत दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हाथ पैर बांधे जा रहे हैं, उनके मुंह पे पट्टी बांधी जा रही है। किसान आंदोलन जो हिंदुस्तान का इस अहद का एक तारीखी, एक ऐतिहासिक आंदोलन, अत्याचार, आंसू गैस, तमाम जो दावपेच है इजरायली हुकूमत की, उसको अपनाते हुए आपने किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। पंजाब हरियाणा के सरहद पे जिस तरह से आपने हमला किया, एक किसान का गोली से मौत भी हुआ, फिजिकली आपने उनको दिल्ली आने से रोक दिया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि चलिए आपने फिजिकली उनको रोक दिया, लेकिन वो ट्वीट भी नहीं कर सकते। अपने आंदोलन के जो मुद्दे हैं उनको वीडियो के जरिए जनता तक जब उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की, तो 200 से अधिक, 500 से अधिक ट्विटर हैंडल्स, ट्वीट्स को आपने एक इलीगल तरीके से ट्विटर और यूट्यूब और सबको डरा धमका के आपने उसको इंटरनेट से गायब करा दिया। तो वो लोग जो कहते हैं कि ये इमरजेंसी जैसा माहौल, ये इमरजेंसी से कई ज्यादा गुना खराब है। और सेंसरशिप जिस तरीके से सरकार ने अपना लिया है, कंटेंट जो है ये, अच्छा मजे की बात ये है कि वो अपना भी कंटेंट कभी कभी गायब करा देते हैं। मिसाल के तौर पे जो नागरिकता संशोधन नियम जो पारित हुआ, जो अभी लागू हुआ है, जब सरकार ने देखा कि भाई सोशल मीडिया पे खूब उसकी आलोचना हो रही है, तो उन्होंने एक सो कॉल्ड पॉजिटिव नैरेटिव करके एक दस्तावेज पीआईबी के वेबसाइट पर डाला, ट्विटर पर डाला, जिसमें अनाप शनाप अजीबोगरीब वहां पे बातें रखी गई, इलॉजिकल, इलिटरेट, सीएए के डिफेंस में। जब लोगों ने कहा कि भाई ये कैसी अजीब बातें सरकार रख रही है, तो उस डॉक्यूमेंट को भी चुपचाप सरकार ने हटा दिया। और जब सरकार से पूछा जाता है कि भाई वो आपने दस्तावेज छापा क्यों, आपने हटाया क्यों, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। तो हकीकत यह है जनाब कि आज के सबसे बड़े डेमोक्रेसी में, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यहां पे बोलने का अधिकार नहीं है, इस तरह से कि बोलने के बाद आपकी आजादी पे कोई गारंटी नहीं है। और प्रवीण पुरकायस्थ और उनके साथियों पे जब हमला हुआ, जब रेड हुआ, आप खुद समझ सकते हैं कि पुलिस ने जिस किस्म के सवाल पूछे, आरोप आप लगा रहे हो दहशतगर्दी का, आरोप आप लगा रहे हो यूएपीए का, लेकिन पत्रकारों से पूछा जा रहा है कि आप किसानों के आंदोलन में क्यों गए, आप नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो शाहीन बाग में जो आंदोलन था, वहां पे आपने कवरेज क्यों की, मजदूरों के बीच में आप क्यों जा रहे हो, इसका यूएपीए से क्या लेना देना, इसका दहशतगर्दी से क्या लेना देना। वैसे सरकार की, मतलब इससे आप सरकार की मानसिकता भी समझ सकते हैं कि उनकी नजरों में अगर आप हकीकत को दर्शाएंगे, अगर आप लोगों की समस्याओं के बारे में कवरेज करेंगे, अगर आप आजाद तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे, तो आपको भी निशाना, आपको भी टारगेट किया जाएगा। और इसका सबसे जो है खतरनाक मिसाल पिछले 6 महीने में जिस तरह से प्रवीण पुरकायस्थ को हैरेस और टारगेट किया गया है, और मुझे लगता है कि पहले भी हम ये कह चुके हैं, मीटिंग्स भी कर चुके हैं, लेकिन इस आंदोलन, मतलब इस आंदोलन को हमने थमने नहीं देना है। जब तक वो रिहा नहीं होते, जब तक न्यूज क्लिक के साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय के लिए सरकार को एक तरह से कंपेल किया जाए कि वो अपने केसेस वापस ले, जो फंड्स को ब्लॉक किया है वो वापस ले, जो इंस्ट्रूमेंट्स और फोन्स और कंप्यूटर सीज के वो लौटाएं। हमारा ये आंदोलन, हम इसको जारी रखना ही पड़ेगा। साथ साथ देश के हर कोने में जहां जहां पत्रकारों पे हमला हो रहा है, उसके बारे में भी हमको जम के लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, ये जितना कोशिश किया जा रहा है लोगों को डराने का, ये डरने का वक्त नहीं है। कल एडिटर्स गिल्ड की मीटिंग में ऑडियंस में किसी ने कहा कि भाई मैं महाराष्ट्र में एक छोटा सा अखबार चलाता हूं और गुंडे मुझे जो है परेशान करते हैं, सरकार से दबाव पड़ता है, तो आपका सुझाव क्या है? और सुझाव तो यही हो सकता है कि भाई हम लोग इस मैदान में उतरे हैं इन तकलीफों को झेलने के लिए, और हां, खतरे नहीं होने चाहिए,
हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये हमारे काम की का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं तो उसका जम के सामना हमको करना पड़ेगा। और सामना हमको करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। हमारे यूनियंस हैं, हमारे प्रेस क्लब्स हैं, हमारी सॉलिडारिटी होनी चाहिए। और ये हमला सिर्फ हम पे नहीं हो रहा है, हमला जो है विपक्षी दलों पे हो रहा है, विश्वविद्यालयों के छात्रों और अध्यापकों पे हो रहा है, इस देश की महिलाओं पे हो रहा है, इस देश के किसान और मजदूर पे हो रहा है। तो इसका सामना हमको करना पड़ेगा। आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव का वक्त अब आ गया है और जो प्रेस क्लब की ओर से जो ऑफर आपने सुना, मैं इसी को मैं दोहराऊंगा इस तरह से कि भाई हम में से जो भी पत्रकार हैं, जो भी पत्रकारिता में विश्वास करते हैं, जो पत्रकारिता को सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्त आ गया है कि हम जम के अपना काम करें, खुल के अपना काम करें। देश के हर कोने में जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जिन मुद्दों को सरकार दबाना चाहती है, दफनाना चाहती है, उन मुद्दों को हमने अपने रिपोर्ट्स के जरिए, अपने वीडियोस के जरिए हमने जनता के सामने लाना ही पड़ेगा और उसकी कवरेज हमको करनी पड़ेगी, ताकि लोग जब अपना वोट डालेंगे तो आंखें खोल के करेंगे, कान खोल के करेंगे, पूरी समझदारी के साथ वो वोट डालेंगे, ताकि जिस तरह से डेमोक्रेसी पे जो हमला हो रहा है, इस हमला का सामना करते हुए हो सकता है कि देश इस अपने आप को बचा ले। बहुत बहुत शुक्रिया। न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये थी घोषणा 2014 की। ये सभी जुमलेबाजी अभी गारंटी में परिवर्तित हुई है और ये गारंटी है कि मैं भी खाऊंगा और मेरे दोस्तों को बहुत कुछ खिलाऊंगा। एंड एग्जैक्टली टू हाइड this is the attack on democracy, is the attack on journalists, and also I don't want to take too much of your time, many others are going to speak. लेकिन अब जब 4 महीने हैं तो अब हमारे पास आखिरी जो ऑप्शन बचता है वो ये है कि हम पीएफ से अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लें, ताकि कुछ पैसा हमारे हाथों में आए। ईपीएफओ के रूल्स इस तरीके के हैं कि आप पीएफ से अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आप तभी कर सकते हैं जब आपकी कंपनी ने 3 महीने तक लगातार अपना पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो जमा किया है। तो न्यूज़ क्लिक के केस में सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि आप अपनी सैलरी से हाथ जा रहे हैं, बल्कि पीएफ से भी जो है अपना हाथ आप धो चुके हैं। हमें नहीं पता कि ये स्थिति कब सामान्य होगी, लेकिन इस सबसे जो एक बात मैं बार बार कहना चाहता था वो ये है कि ऐसा नहीं है कि जैसे हम कहें कि न्यूज़ क्लिक पे पत्रकारिता है या बाकी सारी चीजें हैं। प्रबीर का अगर आप धन्यवाद कर सकते हैं तो प्रबीर का धन्यवाद आप इसलिए भी कीजिए कि उन्होंने बहुत एक ह्यूमेन ऑर्गेनाइजेशन बनाया जहाँ पे आपको एक एम्प्लॉय की तरह नहीं, एक इंसान की तरह देखा गया आपको। मैं आज भी मुझे याद है कि मैं टीवी से तड़प रहा था और प्रवीण ने मुझसे कहा कि रवि, माफ कीजिए, प्रवीण ने मुझसे कहा कि जब तक रवि तुम ठीक नहीं होते हो तब तक तुम जो है अपना ख्याल रखो और तुम्हारे पेमेंट्स का कोई इशू नहीं होगा। मैंने कॉर्पोरेट में भी काम किया है और इसी तरीके की समस्या के साथ मेरे दोस्त भी थे और मुझे याद है कि 15 दिन बाद टीबी के मरीज को बुलाया गया न्यूज रूम के अंदर कि आप आइए और आप काम कीजिए। तो प्रवीण का धन्यवाद आप इसलिए कीजिए कि उन्होंने एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो ह्यूमन वैल्यूज को जो है बहुत मायने रखता था। दूसरी बात, मैं घर में था तो मेरा अनफॉर्चुनेटली हाथ टूट गया था। 4 महीने तक मैं लगातार था, कभी इस तरीके का नहीं हुआ। और हमारे तमाम साथी है, आप किसी से भी उठा के पूछ लीजिए, किसी से भी उठा के पूछ लीजिए कि किसके घर में मदद नहीं हुई है, किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कुछ है, सबकी मदद की गई क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज की कदर करता था। आज की घटना है, आप उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स के मुंबई के एक बड़े जर्नलिस्ट
कि कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है। उनकी वाइफ कह रही है कि उनके सीनियर्स ने उन पर इतना दबाव डाला कि वो जो है हार्ट अटैक से मर गए। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि न्यूज क्लिक के अंदर हमें कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। तो शुक्रिया प्रवीर आपका, आप जहाँ पे भी है, वी आर सो प्राउड ऑफ यू दैट यू बिल्ड अ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। शुक्रिया।